ओके, लेट्स अनपैक दिस। इमेजिन करें एक ऐसी सिटी जो इस वक्त राइट नाउ हमारी स्किन के ठीक नीचे ऑपरेट कर रही है। एक ऐसी जगह जहां लाइक स्ट्रिक्ट बाउंसर्स हैं, नियॉन ग्लो करते हुए पावर प्लांट्स हैं, ट्रैश कलेक्टर्स हैं और हाईली सिक्योर डेटा वॉल्ट्स हैं। हाँ, और सबसे वाइल्ड बात यह है कि ये सब कुछ इतना छोटा है कि नॉर्मल आंखों से दिखता ही नहीं है। एग्जैक्टली एकदम किसी हाई टेक साईफाई मूवी जैसा लगता है, राइट? लेकिन ये एक्चुअली हमारी बायोलॉजी का माइक्रोस्कोपिक मशीनरी नेटवर्क है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इफ इनविजिबल फ्यूचरिस्टिक नियॉन सेलुलर सिस्टम को डिकोड करना है। खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये डीप डाइव उनके लिए एक चीट कोड की तरह होने वाला है। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे। राइट। हम इस मशीनरी के एक्चुअल मैकेनिक्स को समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों। तो शुरुआत करते हैं इस इनविजिबल दुनिया के दरवाजे से। जब हम एक टर्म सुनते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो इसका सिंपल मतलब क्या है? आई मीन चाहे एक जायंट ओक ट्री हो या एक ह्यूमन बीइंग, सब कुछ इन्हीं छोटे फंडामेंटल यूनिट से बना है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। सही कहा, पर सवाल ये आता है कि अगर ये सेल हमारी बॉडी में हैं, तो हम इन्हें रैंडमली देख क्यों नहीं पाते? आई एम गेसिंग ह्यूमन विजन की लिमिट की वजह से। एग्जैक्टली क्योंकि ह्यूमन विजन की एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है जिसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। हमारी आंखें सिर्फ 0.1 मिलीमीटर्स तक की चीजों को इंडिविजुअली देख सकती हैं। ओके, मतलब उससे छोटी चीजें ब्लर हो जाती हैं। अगर कोई चीज 0.1 मिलीमीटर से छोटी है, तो हमारा ब्रेन उसको ब्लर कर देता है या एक सिंगल इनविजिबल पॉइंट बना देता है। और प्रैक्टिकली सारे सेल्स इस लिमिट से कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट को स्पेशल टूल्स चाहिए थे इस नियॉन यूनिवर्स में झांकने के लिए। और वहीं से हिस्ट्री में पहली बार किसी ने इस सेल्यूलर सिटी को देखा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और स्टूडेंट्स, ये साल और नाम एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है, तो इसको मार्क कर लीजिए। हाँ, उन्होंने अपना एक सिंपल सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप यूज किया और ट्री बार्क यानी डेड कॉर्क का एक स्लाइस ऑब्जर्व किया। उन्हें हनीकॉम जैसे छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे, जिन्हें उन्होंने ऑफिशियली सेल्स नाम दिया। पर आज के टाइम में तो हम और भी एडवांस टूल्स यूज करते हैं ना, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप्स। आखिर ये मैग्निफिकेशन काम कैसे करता है? सो लाइट माइक्रोस्कोप्स विजिबल लाइट और कर्व्ड कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका बेसिक मैकेनिक बहुत एलिगेंट है। नीचे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो उस छोटे सेल का पहला इनिशियल इमेज कैप्चर करता है। फिर उसके ठीक ऊपर एक आईपीस होता है जहां हम आंख रखते हैं। ओह, और वो उसे और ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है। बिल्कुल। अगर टोटल पावर निकालनी हो तो दोनों लेंस की पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल्स आईपीस पावर मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव पावर। दैट मेक सेंस। पर अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर मुझे एक्चुअल सेल का रियल साइज पता लगाना हो, तो वो कैसे होगा? उस लेंस के अंदर तो कोई स्केल या रूलर नहीं होता। वहां एक सिंपल मैथमेटिकल डिडक्शन काम आती है। मैं एक सिनेरियो देता हूं, लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व इट। इमेजिन माइक्रोस्कोप के अंदर जो सर्कुलर व्यू दिख रहा है जिसे हम फील्ड डायमीटर कहते हैं, वो एग्जैक्टली 5000 माइक्रोमीटर्स वाइड है। ओके। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं। सही। तो 5000 माइक्रोमीटर्स का सर्कल है और उसके अंदर एग्जैक्टली 25 अनियन सेल्स एक लाइन में एज टू एज फिट हो रहे हैं। सो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से एक सेल की विड्थ कितनी हुई? ओके, लेट मी वर्क दिस आउट लाइव। अगर 5000 माइक्रोमीटर्स का टोटल रास्ता है और उसमें 25 सेल्स बराबर स्पेस ले रहे हैं, तो मैं टोटल लेंथ को नंबर ऑफ सेल्स से डिवाइड करूंगी। 5000 डिवाइडेड बाय 25, दैट वुड बी एग्जैक्टली 200। तो एक सिंगल अनियन सेल 200 माइक्रोमीटर्स वाइड होगा। राइट। स्पॉट ऑन। ये एस्टिमेटिंग रियल सेल साइज का बेसिक फॉर्मूला है। फील्ड डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पजल एग्जाम्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत कॉमन है। ऑसम। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप की भी लिमिट है। अगर हमें इस नियॉन फैक्ट्री के सबसे डीपेस्ट टाइनीएस्ट वर्किंग पार्ट्स देखने हैं, मतलब उनका फाइन इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का यूज होता है। आई थिंक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स विजिबल लाइट की जगह पावरफुल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं ना? हाँ, इससे हम नैनोमीटर स्केल तक देख पाते हैं। 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर का 1 मिलियंथ हिस्सा होता है। वाओ, दैट इज माइंड बॉगलिंग स्केल। तो माइक्रोस्कोप्स और इन डिस्कवरीज को समझने के बाद अब हम डायरेक्टली सिटी के अंदर चलते हैं। एक टिपिकल सेल एक्चुअली बना किस चीज का होता है? उसके फाउंडेशनल पार्ट्स क्या हैं? एक स्टैंडर्ड सेल के 3 मेन हिस्से होते हैं।
पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इस फैक्ट्री की आउटर बाउंड्री है। दूसरा न्यूक्लियस, जो इसका सेंट्रल वॉल्ट और कंट्रोल रूम है। और तीसरा साइटोप्लाज्म, जो इन दोनों के बीच का ग्लोइंग सेमी फ्लूइड इंटीरियर स्पेस है, जहां सारा एक्चुअल काम होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बाउंड्री, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये एक वीआईपी नियॉन सिटी है, तो क्या ये मेम्ब्रेन किसी सॉलिड कंक्रीट वॉल की तरह सेल को लॉक करके रखती है? नॉट एट ऑल। ये बाउंड्री इनक्रेडिबली डायनामिक और थिन होती है, सिर्फ 7 से 10 नैनोमीटर्स थिन। इसको समझने के लिए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे बेस्ट है। इसे एक सॉलिड दीवार बिल्कुल मत सोचिए। तो फिर ये है क्या एग्जैक्टली? ये प्राइमरीली एक लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मतलब फैट्स की 2 फ्लेक्सिबल लेयर्स। क्योंकि ये फैट्स फ्रीली वेव की तरह मूव और फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो फ्लूइड मतलब मूविंग फैट लेयर। पर मोज़ेक वर्ड का क्या मतलब हुआ यहाँ? अगर आप इस मूविंग लिपिड ओशन को ऊपर से देखें तो इसके बीच बीच में प्रोटीन्स फ्लोट करते हुए या एम्बेडेड दिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्श पर मोज़ेक टाइल्स का डिजाइन होता है। ओह, आई सी। और यही प्रोटीन्स एक्चुअल में गेटकीपर्स या बाउंसर्स हैं। इसलिए इस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करते हैं कि सेल के अंदर कौन सा यूजफुल केमिकल आएगा और कौन सा वेस्ट बाहर जाएगा। वेट, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आई मीन, अगर ये वॉल फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है और इसमें मूविंग डोर्स हैं, तो अंदर बाहर चीजें एक्चुअली में मूव कैसे करती हैं? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसे पता कि उसे अंदर जाना है? उसे बुलाता कौन है? ये किसी कॉन्शियस डिसीजन से नहीं होता। ये प्योर फिजिक्स और केमिस्ट्री है। इस मूवमेंट का सबसे बेसिक रूल है डिफ्यूजन। बेसिकली नेचर को क्राउड पसंद नहीं है। जब किसी एक जगह पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, मतलब भीड़ ज्यादा होती है, तो वो नेचुरली वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन वाली एम्प्टी स्पेस की तरफ मूव करते हैं। पर व्हाई डू दे मूव? ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो उन्हें पुश करता है? ग्रेट क्वेश्चन। पार्टिकल्स नेचुरली कभी रेस्ट पर नहीं होते। वो हमेशा रैंडमली वाइब्रेट और बाउंस करते रहते हैं। तो जब एक जगह बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं और रैंडमली उस तरफ बाउंस ऑफ हो जाते हैं जहां खाली जगह होती है। ओह, और इसमें सेल की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती होगी? बिल्कुल नहीं, जीरो एनर्जी। जैसे हमारे लंग्स में होता है, बाहर से आई फ्रेश ऑक्सीजन लंग्स में हाई होती है और ब्लड सेल में कम, तो ऑक्सीजन नेचुरली सेल के अंदर बाउंस करके फ्लो हो जाती है। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो डिफ्यूजन गैस और बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया, पर वाटर के लिए हम हमेशा एक अलग टर्म सुनते हैं, ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन काफी आती है। एग्जैक्टली और स्टूडेंट्स को यहाँ ध्यान देना चाहिए, ऑस्मोसिस फंडामेंटली डिफ्यूजन ही है। बस फर्क ये है कि इट इज स्ट्रिक्टली द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली पानी का डिफ्यूजन। हाँ, पानी भी सेम रूल फॉलो करता है। जहां पानी ज्यादा है वहां से वो उस तरफ बहेगा जहां पानी कम है। जैसे प्लांट रूट्स सॉइल से डीप अंडरग्राउंड ऐसी पानी अब्सॉर्ब करते हैं। राइट। इस प्रोसेस को और डिटेल में समझने के लिए एग्जाम्स में हमेशा 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाँ, ये तीनों बहुत क्रूशल कॉन्सेप्ट्स हैं। आई थिंक आइसोटोनिक तो नाम से ही क्लियर है। आइसो मतलब सेम। जब सेल के अंदर और बाहर पानी और नमक का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल हो। पानी कंटिन्यूअसली अंदर बाहर मूव करता है, पर नेट मूवमेंट 0 होती है। तो सेल का साइज और शेप परफेक्टली सेम रहता है। सही पकड़ा। पर असली ड्रामा तब शुरू होता है जब बैलेंस बिगड़ता है। इमेजिन करो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब डाइल्यूट, मतलब जब सेल एक ऐसे लिक्विड में हो जहां पानी बहुत ज्यादा है और सॉल्ट कम। तो रूल के हिसाब से बाहर पानी ज्यादा है तो वो नेचुरली भीड़ से खाली जगह यानी सेल के अंदर रश करेगा। अगर मैं विजुअलाइज करूं तो सेल किसी छोटे वाटर बलून की तरह पानी पी पी कर स्वेल होने लगेगा, फूल जाएगा। राइट? एकदम राइट। और इसका रिवर्स होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है, जैसे बहुत ज्यादा नमक वाला पानी। अब पानी सेल के बाहर कम है, तो सेल के अंदर का फ्रेश वाटर नेचुरली बाहर निकलने लगता है। सही। रिजल्ट ये होता है कि सेल श्रिंक हो जाता है, कंप्लीटली ड्राई अप और श्रिवल हो जाता है। वेट, एक प्रैक्टिकल डाउट है मेरा। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी कंटिन्यूअसली सेल के अंदर भर रहा है, तो बलून की तरह उसको एक पॉइंट पे आके फट जाना चाहिए ना। खासकर प्लांट्स को देखिए, हेवी रेन के बाद तो सारे पेड़ पौधों के सेल्स को वाटर ओवरफिल होकर बर्स्ट हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? यही तो इस सिस्टम का जीनियस डिजाइन है।
प्लांट्स के पास एक एक्स्ट्रा आर्मर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल्स भागकर रेन या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से शेल्टर ले सकते हैं, पर प्लांट्स को वहीं खड़ा रहना है। ओ, तो नेचर ने उन्हें एक्स्ट्रा सेफ्टी दी है। हाँ, नेचर ने प्लांट सेल्स, फंजाई और बैक्टीरिया को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक हाईली रिजिड, टफ आउटर स्ट्रक्चर दिया है। ये आर्मर किस चीज का बना होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग है? ये सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज एक बहुत ही हेवी ड्यूटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये माइक्रोस्कोपिक फ्रेमवर्क इतना टफ है कि ये बड़े बड़े ट्रीज को वर्टिकली सीधा खड़ा रखता है विंड और रेन में। फैसिनेटिंग। और एक फन फैक्ट बताओ, ह्यूमंस इस सेल्यूलोज को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये हमारी डाइट में रफेज की तरह काम करता है और डाइजेशन को क्लीन रखता है। दैट्स अ ग्रेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो सेल वॉल एक रिजिड बॉक्स है, पर क्या हो अगर सिचुएशन उल्टा हो? अगर प्लांट सेल हाइपरटोनिक कंडीशन में हो और रैपिडली पानी लूज कर रहा हो, तब क्या सेल वॉल उसको श्रिंक होने से रोक सकती है? एक्सीलेंट पॉइंट। यहाँ एक बहुत फैसिनेटिंग फिनोमेना होता है जिसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एग्जाम्स में इसकी डेफिनेशन जरूर आती है। जब प्लांट सेल ऑस्मोसिस के थ्रू रैपिडली वाटर लूज करता है तो अंदर का लिविंग मटेरियल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म श्रिंक होने लगता है। ओके। पर वो आउटर सेल वॉल इतनी स्टबर्न और स्ट्रांग होती है कि वो अपना बॉक्सी शेप मेंटेन रखती है। तो आप देखेंगे कि सेल का अंदर का हिस्सा श्रिवल होकर बाहर की दीवार से दूर अंदर की तरफ सिकुड़ लिया है। इनर कोलैप्स पर आउटर स्ट्रक्चर इंटैक्ट। वाओ, दैट इज अ ब्रिलियंट मैकेनिकल फेल सेफ। ओके, हमने बाउंड्री और आर्मर को अच्छे से समझ लिया। अब इस सेफ बाउंड्री के अंदर चलते हैं। जो तीसरा को पार्ट था, साइटोप्लाज्म। अगर सेल एक फैक्ट्री है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि साइटोप्लाज्म उस फैक्ट्री का मेन ऑपरेशनल फ्लोर है? एब्सोल्युटली। मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का सारा जेली लाइक सेमी फ्लूइड हिस्सा साइटोप्लाज्म है। इस बिजी लिक्विड फैक्ट्री फ्लोर पर बहुत सारे मिनिएचर फंक्शनल यूनिट्स घूमते रहते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मिनी ऑर्गन्स एसेंशियली। एग्जैक्टली। ये ऑर्गेनेल्स वही काम करते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स करते हैं। एनर्जी बनाना, वेस्ट क्लियर करना, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना। पर मैंने कहीं पढ़ा है कि सभी सेल्स का फैक्ट्री फ्लोर इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता। बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओह, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस नियॉन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर बायोलॉजी ने सेल्स को दो मेजर डिजाइन्स में बांटा है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे बैक्टीरिया। ये प्रिमिटिव वाले होते हैं ना? हाँ, ये बहुत बेसिक होते हैं। इनमें कोई प्रॉपर वॉल्ट या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जेनेटिक कोड फैक्ट्री फ्लोर पर बस ऐसे ही लूज पड़ा रहता है और इनके ऑर्गेनेल्स पर कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती। तो एडवांस्ड वर्जन कौन सा हुआ? यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। ये हाईली एडवांस्ड होते हैं। इनके पास एक सिक्योर डबल मेम्ब्रेन वाला ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए सेफली स्टोर्ड रहता है और इनके फैक्ट्री फ्लोर पर सारे ऑर्गेनेल्स नीटली पैक्ड होते हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सबके लिए। प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल को कंपेयर करें तो प्लांट और बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस अनडिफाइंड है और प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक हैं। परफेक्ट समरी। सो ऑल लाइफ फिट्स नीटली इनटू दीज टू बॉक्सेस। या तो आप प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक। एक्चुअली नो, बायोलॉजी रूल्स ब्रेक करना पसंद करती है। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जिन्हें हम एसेल्युलर या रूल ब्रेकर्स कहते हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोप से दिखते ही नहीं और इनमें ट्रू सेल जैसा कुछ होता ही नहीं है। तीन मेन टाइप्स हैं इनके: वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। वायरसेस तो हम सब जानते हैं। उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक प्रोटीन कोट में रैप्ड होता है। वायरॉइड्स भी क्लियर है, इनमें प्रोटीन कोट भी नहीं होता, सिर्फ नेकेड जेनेटिक मटेरियल का एक स्ट्रैंड जो इन्फेक्ट करता है। पर मैं इन तीसरे प्रायॉन्स पर थोड़ा अटक गई हूँ। प्रायॉन्स में तो जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। तो आखिर एक ऐसी चीज जिसमें डीएनए या आरएनए जीरो है, वो किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कैसे कर सकती है? ये सच में टेरिफाइंग और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। प्रायॉन्स एसेंशियली सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है। मिसफोल्डेड? हाँ, मतलब एक नॉर्मल प्रोटीन जिसका शेप किसी तरह से बिगड़ गया है। जब ये प्रायॉन हमारी बॉडी के हेल्दी प्रोटीन से टकराता है तो ये उनको भी अपने जैसा मिसफोल्डेड बनने पर मजबूर कर देता है। वेट,
बिना किसी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन के? बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन या फॉलिंग डोमिनोज जैसा इफेक्ट है, जिसके लिए किसी डीएनए इंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं होती। बस एक मिसफोल्डेड प्रोटीन दूसरे से टकराता है और पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। Zombie proteins. That's crazy. हाँ। चलो, let's get back to the safe, organized eukaryotic cell. उसके सेंटर में जो मास्टर कंट्रोल रूम है, the nucleus. उस डेटा वॉल्ट में एग्जैक्टली क्या होता है? न्यूक्लियस बेसिकली इस पूरे न्यूरॉन सिटी का ब्रेन है। इसके बाहर एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें छोटे पोर्स होते हैं ताकि सिग्नल्स और मटेरियल्स अंदर बाहर जा सकें। ओके। सेंटर में एक हाईली डेंस एरिया होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहां सेल की बेसिक प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी राइबोसोम्स बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वॉल्ट के अंदर हमारा एक्चुअल जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए। पर मैंने पढ़ा है कि डीएनए हमेशा एक ही शेप में नहीं रहता। उसमें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स का कुछ मैकेनिक्स होता है। स्टूडेंट्स इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों अलग कैसे हैं? इसे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि तुम्हारे पास बहुत लंबा हेडफोन का वायर है। जब सेल अपने नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो ये डीएनए उस लूज उलझे हुए थ्रेड की तरह डेटा वॉल्ट में पड़ा रहता है। इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। गॉट इट। रेस्टिंग स्टेट में उलझा हुआ थ्रेड क्रोमैटिन है। पर जब सेल को एक्चुअल में डिवाइड होना होता है, तो वो उलझा हुआ वायर परफेक्टली नीटली पैक होकर थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। डिवीजन के टाइम सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए ना? राइट। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स के ट्रेड्स हम तक लाते हैं। सो लिटरली हमारा पूरा एग्जिस्टेंस उन उलझे हुए थ्रेड्स में कोडेड है। एग्जैक्टली। पर जैसा आपने पिछली बार रूल ब्रेकर्स बताए थे, क्या कोई ऐसी लिविंग ह्यूमन सेल है जिसमें ये वॉल्ट, ये न्यूक्लियस होता ही नहीं है, या कोई सेल जो डेलिबरेटली अपना ही ब्रेन थ्रो आउट कर दे? सरप्राइजिंगली यस। और वो हमारे खुद के ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज। जब ये सेल्स मैच्योर होते हैं, तो ये अपना न्यूक्लियस सेल से इंटेंशनली बाहर निकाल देते हैं। वेट, क्यों? कोई अपना मास्टर कंट्रोल सिस्टम क्यों फेंकेगा? स्पेस और एफिशिएंसी के लिए। देखो, आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन कैरी करना हीमोग्लोबिन के थ्रू। न्यूक्लियस एक बहुत बड़ी जगह घेर कर रखता है। उस ब्रेन को हटा देने से उन्हें ऑक्सीजन भरने के लिए एक्स्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रूम मिल जाता है। ओह, दैट्स अ स्मार्ट ट्रेड ऑफ। और इस ट्रेड ऑफ का एक बड़ा नुकसान भी है। बिना ब्लूप्रिंट और ब्रेन के ये सेल्स खुद को रिपेयर नहीं कर सकते या डिवाइड होकर नए सेल्स नहीं बना सकते। इसलिए एक आरबीसी की लाइफ सिर्फ लगभग 120 दिन यानी अराउंड 120 डेज होती है। ऑक्सीजन डिलीवर करो और फिर एक्सपायर हो जाओ। वाओ, दैट इज अल्टीमेट डेडिकेशन टू द जॉब। ओके, तो अब हमारे पास फैक्ट्री फ्लोर है, गेटकीपर्स हैं और कंट्रोल रूम है। पर इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए एक पावर सोर्स चाहिए। हर नियॉन सिटी को ग्लो करने के लिए एनर्जी लगती है। वो पावर आती कहाँ से है? वो पावर आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये इस सेल के लिटरल पावर हाउसेज हैं। इनका स्ट्रक्चर बड़ा ही इंजीनियर्ड होता है। इनकी आउटर लेयर तो स्मूथ और पोरस होती है, पर अंदर की मेम्ब्रेन, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, वो अपने आप पर बार बार डीपली फोल्ड होती है। क्यों? फोल्डिंग से क्या टेक्निकल फायदा होता है? एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी मतलब एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? सही। एटीपी सेल्यूलर मशीनरी की एक्चुअल इलेक्ट्रिकल करेंसी या एनर्जी करेंसी है। जब भी सेल को कोई काम करना है, वो एटीपी खर्च करता है। और यहाँ एक बोनस एग्जाम फैक्ट दे रहा हूँ सबको। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल में उन गिने चुने ऑर्गेनल्स में से एक हैं जिनके पास अपने खुद के प्राइवेट डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। Wait, really? That's like a factory having its own backup generator and manual. ये तो एनिमल और प्लांट दोनों में होता होगा। पर प्लांट्स को तो अपना खाना खुद भी बनाना पड़ता है। उनके पास कौन सी एक्सक्लूसिव मशीनरीज हैं? प्लांट्स के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ये बेसिकली उनकी एक्सक्लूसिव फूड फैक्ट्रीज और स्टोरेज वेयर हाउसेज हैं। इसकी 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। ओह, आई नो द फर्स्ट वन। सबसे फेमस है क्लोरोप्लास्ट्स, क्योंकि उनमें ग्रीन क्लोरोफिल होता है और वही सनलाइट कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर ग्रीन। You're right about that one. But it's not just about being green. बाकी कलर्स का क्या? सोचो फूलों का रंग येलो या रेड क्यों होता है? गाजर ऑरेंज क्यों होती है? अच्छा, उसके लिए अलग प्लास्टिड है। हाँ, वहाँ आते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। इनमें कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। और तीसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं और इनका एक ही काम है क्वाइटली बैकग्राउंड में फूड को स्टोर करना, जैसे आलू में स्टार्च को या सीड्स में ऑयल्स और प्रोटीन्स को। दैट इज हाईली स्पेशलाइज्ड। ओके, तो प्लास्टिड्स ने खाना बना लिया और स्टोर कर लिया,
पर मैं प्लांट सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में वैक्यूल्स के बारे में बहुत सुनती हूँ। इनका काम भी स्टोरेज बताया जाता है। ये प्लास्टिड से अलग कैसे हैं? वैक्यूल्स एसेंशियली पानी और सेल सैप से भरे बड़े इंटरनल बलून्स की तरह हैं। प्लांट सेल्स में अक्सर एक बहुत बड़ा जॉइंट सेंट्रल वैक्यूल होता है जो मैक्सिमम स्पेस घेर लेता है। आई एम गेसिंग इसका कुछ स्ट्रक्चरल पर्पस होगा। बिल्कुल। जब ये पानी से पूरा भर जाता है तो ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ मैकेनिकल प्रेशर डालता है। इस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से सेल फर्म यानी टर्जिड रहता है और इसी की वजह से प्लांट बिल्कुल सीधा और हेल्दी खड़ा होता है। पर जैसे ही प्लांट को पानी नहीं मिलता और वैक्यूल खाली होने लगता है, प्रेशर ड्रॉप होता है और प्लांट ड्रूप या मुरझा जाता है। इसे हम विल्टिंग कहते हैं। ओह, सो दैट्स व्हाई वाटरिंग देम पर्क्स देम राइट बैक अप। और एनिमल्स में वैक्यूल्स नहीं होते? एनिमल्स में वैक्यूल्स होते तो हैं, पर बहुत छोटे और टेम्पररी होते हैं, मोस्टली फॉर डाइजेशन एंड बेसिक स्टोरेज। प्लांट जितना जायंट सेंट्रल वैक्यूल उनमें जरूरी नहीं है क्योंकि उन्हें रिजिडली खड़ा नहीं रहना पड़ता। मेक सेंस। इस मशीनरी का आर्किटेक्चर सच में अनबिलीवेबल है। तो अगर सेंट्रल बलून प्लांट को स्ट्रक्चर दे रहा है, बाकी के ऑर्गेनेल्स को अपनी स्पेसिफिक जगह पर होल्ड कौन करता है? आई मीन, वो जेली में ऐसी रैंडमली ड्रिफ्ट तो नहीं करते रहेंगे ना? बिल्कुल नहीं। इस पूरे न्यून स्ट्रक्चर को शेप और इंटरनल ट्रांसपोर्ट देने के लिए एक नेटवर्क होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसे तुम फाइन ग्लोइंग माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स का हाईवे सिस्टम समझ सकती हो। और इन हाईवेज के आसपास एक बहुत जरूरी क्लीनअप क्रू घूमता रहता है जिसे लाइजोसोम्स कहते हैं। क्लीन अप क्रू? ये एक्चुअल में क्या साफ करते हैं? इन लाइजोसोम्स के अंदर बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव केमिकल एंजाइम्स पैक होते हैं। अगर सेल का कोई पार्ट पुराना हो गया है, टूट गया है या कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया है, तो ये लाइजोसोम्स उसको ब्रेक डाउन करके सेफली रिसाइकिल कर देते हैं। केमिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट। एग्जैक्टली। पर इसका एक और बड़ा माइंड ब्लोइंग यूटिलिटी है हमारी बायोलॉजी में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टाइम ह्यूमन स्पर्म सेल्स इन्हीं लाइजोसोमल एंजाइम्स का यूज एक केमिकल ड्रिल की तरह करते हैं ताकि वो एग की टफ आउटर लेयर को डिसॉल्व करके उसमें सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन कर सकें। वाओ, आई नेवर कनेक्टेड दोज डॉट्स। सो सब कुछ परफेक्टली मैचिनेटेड है। पावर हाउसेस, फूड फैक्ट्रीज, वेस्ट डिस्पोजल। पर आखिरी मेजर पॉइंट जो मैं कवर करना है वो ये कि ये सिस्टम आगे कैसे बढ़ता है। हमारी बॉडी लगातार बड़ी कैसे होती है और चोट लगने पर हील कैसे होती है। उसके लिए मैकेनिज्म है सेल डिवीजन। एक सिंगल सेल हमेशा लगातार ग्रो नहीं कर सकता। उसकी एक वॉल्यूम लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद उसे नए सेल्स बनाने के लिए डिवाइड होना ही पड़ता है। आई सी। अगर स्टूडेंट्स इस सेल डिवीजन प्रोसेस को माइक्रोस्कोपिकली लाइव देखना चाहते हैं तो लैब में अनियन रूट टिप सबसे परफेक्ट सैंपल है, क्योंकि वहां रूट्स तेजी से मिट्टी में डीप ग्रो कर रही होती हैं और सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड होते हुए क्लियर दिखते हैं। ओह, गुड एग्जाम टिप। और डिवीजन के भी दो टाइप्स होते हैं, राइट? माइटोसिस और मियोसिस। इनमें डिफरेंस क्लियर कर दीजिए। श्योर। माइटोसिस को आप परफेक्टली प्योर बायोलॉजिकल कॉपी पेस्ट या परफेक्ट क्लोनिंग समझ लीजिए। एक पेरेंट सेल एग्जैक्टली दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। आइडेंटिकल मतलब डीएनए वगैरह सब सेम रहता है? एग्जैक्टली सेम। इन दोनों नए सेल्स में ओरिजिनल डीएनए और क्रोमोसोम्स का एग्जैक्ट मैच होता है। हमारी बॉडी में नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, पुराने सेल्स को रिप्लेस करना या किसी कट को हील करना, ये सब माइटोसिस के थ्रू क्लोनिंग से ही होता है। और मियोसिस? दूसरी तरफ मियोसिस स्ट्रिक्टली बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम यूज होता है। यहाँ क्लोनिंग नहीं चाहिए, यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी बनानी होती है ताकि नया इंडिविजुअल यूनिक हो। तो इसमें क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली आधे कर दिए जाते हैं। ओके, तो कॉपी पेस्ट ग्रोथ माइटोसिस है। पर अगर एक बॉडी सेल कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट हो रहा है, उसको पता कैसे चलता है कि रुकना कब है? अगर मेरी स्किन की चोट हील हो रही है तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर इन्फिनिट लेयर की स्किन क्यों नहीं बनाती रहती? ये बहुत ही डीप सवाल है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हेल्दी सेल्स में हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटरनल सॉफ्टवेयर ब्रेक्स होते हैं। एक सिस्टम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम से लगता है टच से रिलेटेड है। बिल्कुल। जब नए सेल्स डिवाइड होते होते फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें टच करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि स्पेस पूरी तरह भर गई है और वो ऑल डिवाइड होना तुरंत बंद कर देते हैं। वाओ, ऑटोमेटिक स्पेस सेंसिंग। एक और क्रूशियल कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ या पीसीडी कहते हैं। प्रोग्राम डेथ
मतलब बॉडी डेलिबरेटली अपने ही हेल्दी सेल्स को मार देती है। यस, इंटेंशनली। ये इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन एम्ब्रायोज में देखा जाता है। अच्छा, वो कैसे? डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में बेबीज की उंगलियां डक के पैरों की तरह स्किन से वेब्ड और जुड़ी हुई होती हैं। तो बॉडी क्या करती है, प्रिसाइजली ऑन मिडल वेबिंग वाले सेल्स को पीसीडी के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि हमारी 5 सेपरेट उंगलियां फ्रीली बन सकें। अगर सेल ये कांटेक्ट इनहिबिशन भूल जाए। हाँ, और वही सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है, जब सेल इन इंटरनल ब्रेक्स को कंप्लीटली इग्नोर करने लगता है, कांटेक्ट इनहिबिशन भूल जाता है और कंटिन्यूअसली अनकंडीशनल डिवाइड होने लगता है। तब उस रनअवे कियोटिक बायोलॉजी को हम कैंसर कहते हैं। ऐसे कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स पाइल अप होकर फाइनली ट्यूमर्स बनाते हैं। दैट इज डीपली फैसिनेटिंग और ऑनेस्टली स्लाइटली टेरिफाइंग भी, कि हमारा पूरा हेल्दी सर्वाइवल इन माइक्रोस्कोपिक इंटरनल ब्रेक्स पर डिपेंड करता है। ये सब मैकेनिक्स समझने के बाद आई हैव टू आस्क, हम साइंस में कहाँ हेडिंग कर रहे हैं? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नोइंग ऑल दिस? फ्यूचर ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, और वो किसी साइफाई से कम नहीं है। बायोलॉजी एक नए एरा में है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है प्लांट टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है कुछ? हाँ, इसका सिंपल मीनिंग है कि हर मैच्योर प्लांट सेल के पास अपना ओरिजिनल मास्टर ब्लूप्रिंट अभी भी एक्टिव है। हम थ्योरेटिकली एक सिंगल मैच्योर लीफ सेल को लैब में ले जाकर उस सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल से एक पूरा का पूरा नया लिविंग प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जस्ट वन सेल? जस्ट वन सेल। इस टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके लेबोरेटरी में मैसिवली हेल्दी, डिजीज फ्री क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। That's practically creating full-scale life from a single dot. और क्या एनिमल या सिंथेटिक फील्ड में भी ऐसी कोई मेजर ब्रेक थ्रूज है? सिंथेटिक बायोलॉजी में तो हमने 2010 में ऐसी लिमिट पुश की थी जिसने पूरी दुनिया हिला दी थी। साइंटिस्ट्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके एक एग्जैक्ट बैक्टीरियल डीएनए को स्क्रैच से कोड किया और लैब में आर्टिफिशियली बनाया। फिर उन्होंने उस आर्टिफिशियल डीएनए को एक एक्चुअल लिविंग सेल के एम्प्टी डेटा वॉल्ट में डाल दिया। वेट, उन्होंने कंप्यूटर कोड से लिविंग डीएनए बनाकर सेल में डाला? यस, और रिजल्ट अस्टॉनिशिंग था। उस सिंथेटिक लैब में डीएनए ने इफेक्टिवली उस सेल की पूरी कॉम्प्लेक्स ग्लोइंग मशीनरी को टेक ओवर कर लिया। पहली बार हिस्ट्री में लाइफ एक ह्यूमन प्रोग्राम्ड कोड से ऑपरेट हो रही थी। व्हाट? तो बेसिकली हमने एक लिविंग वेटवेयर मशीनरी को कंप्लीटली हैक कर लिया। आज हमने सच में इस इनविजिबल नियॉन सिटी के माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर को ओपन करके देख लिया है। बाहर की बाउंड्री से लेकर इंटरनल एनर्जी ऑर्गेनल्स और फाइनली डिवीजन और फ्यूचर मैकेनिक्स तक सब कुछ कितनी ब्यूटीफुली एक हाईली एडवांस सिस्टम की तरह कनेक्ट होता है। एब्सोल्युटली। और अब जब इस पूरे ग्लोइंग नियॉन सेल्यूलर सिस्टम के मैकेनिक्स हमारे सामने कंप्लीटली खुले में हैं, मैं चाहता हूं कि सब इस बारे में एक डीपर लेवल पर सोचें। अगर हमने 2010 में एक सिंपली कंप्यूटर प्रोग्राम डीएनए से लिविंग सेल को टेक ओवर कर लिया, और अब हम इस बायोलॉजिकल सिस्टम के बाउंसर्स, पावर हाउसेस और डेटा वॉल्ट्स की स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझ चुके हैं, तो क्या आने वाले टाइम में हमारी बॉडी का कोई भी डैमेज, चाहे वो एजिंग हो, बुढ़ापा हो या कोई भी जेनेटिक बीमारी हो, क्या उसको सेल लेवल पर फिक्स करना उतना ही आसान हो जाएगा जैसे हम अपने फोन में कोई छोटा सा करप्ट सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक करते हैं? इस डीप थॉट पर जरूर सोचिए और नियॉन फैक्ट्री मैकेनिक्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए और इस माइंड बेंडिंग इनविजिबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहिए।